शुक्राणु की संरचना। आओ बेटा फटाफट फटाफट कवर करते हैं इसको। शुक्राणु की संरचना कैसी होगी जरा बात करते हैं। जब आप देखते हैं शुक्राणु की संरचना तो ये बोल रहे हैं कि यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, मतलब ये आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, आप स्पर्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और ये सूक्ष्मदर्शी संरचना है। जब इसकी संरचना को देखते हैं तो इसके अंदर एक हेड मिलता है, एक शीर्ष जैसा संरचना मिलता है, एक नेक मिलती है छोटी सी, और एक बीच में मिडिल पीस मिलता है और एक पूंछ मिलती है। मतलब टोटल 4 हिस्से का है। टोटल कितने? 4 हिस्से का। यहां पे आ जाओ। स्पर्म का स्ट्रक्चर टोटल 4 चीजों से, 4 भाग से बना हुआ है, जिसमें से ये पहला भाग है शीर्ष। शीर्ष क्या है इसका? पहला भाग, शीर्ष, फर्स्ट पार्ट। और जब आप ये शीर्ष को देख रहे हैं तो शीर्ष में आपको 2 चीजें मिलेंगी, ध्यान देना बच्चे साथ साथ। पहले हमने कैसा बनाया था? हमने बनाया था कुछ ऐसा, यस और नो। अब हो क्या रहा है? पहले ये शीर्ष था, अब ये शीर्ष चपटा हो गया है। क्या हो गया है? चपटा। बहुत ज्यादा परिवर्तन हम आपसे पूछते नहीं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। समझिए, जब ये कोशिका के अंदर परिवर्तन होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं जरा सुनिएगा। इसकी ये जो शीर्ष भाग है, यहां पे होता है न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस चपटा, और इसके अंदर इस शीर्ष भाग का जो गोल का है, अभी भी ये थोड़ा सा चपटा हो चुका है, और चपटा होगा तो इसके अंदर जो कोसा द्रव्य भरा होगा वो कोसा द्रव्य पीछे की तरफ, इधर की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? चिपटा हो रहा है। और चपटा होके ये ऐसा बन जाता है। यहां पे ये केंद्रक है। यहां पे क्या है? केंद्रक। ये देखो यहां पे दिखा रखे हैं, ये है केंद्रक गुणसूत्री पदार्थ। यहां पे ये पूरा का पूरा हमारे केंद्रक वाला हिस्सा है। ध्यान से देखना बच्चे, क्लियर है बच्चे? और बहुत अच्छे से ध्यान से देख। इसके ऊपर एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे बोलते हैं अग्रपिंड। क्या बोलते हैं? अग्रपिंड। इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। अग्रपिंड या एक्रोसोम बोला जाता है। क्लियर बच्चे? यानी शीर्ष भाग में 2 चीजें हैं, एक तो एक्रोसोम है, बताऊंगा इसके अंदर क्या भरा है, बताऊंगा आपको। एक तो एक्रोसोम है और दूसरा क्या है? यहां पे इसका न्यूक्लियस चपटा सा, और ये पूरा भाग हो गया इसका शीर्ष। क्या हो गया बच्चे? इसका शीर्ष हो गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा। ये हो गया शीर्ष। अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊंगा ना तो आप देखेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना इस संरचना को थोड़ा अच्छे से। जब आप इसे देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें 2 रचनाएं हैं, एक ऐसे गई है, इसको ऐसे कवर कर रही है, और नीचे से ऐसे कवर कर रही है। मतलब इसका जो केंद्रक है भैया, उसको बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है। इसके ऊपर एक कैप होती है, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करना। इसके ऊपर एक टोपी होती है जिससे बोलते हैं हम गैलिया कैपेटिस। क्या बोलते हैं? गैलिया कैपेटिस, जो इसको ऊपर से ढका हुआ है, उसने क्या कर रखा है? इसको कवर कर रखा है। क्लियर है बच्चे? और ये जो एक्रोसोम है ना, इस एक्रोसोम के अंदर होते हैं लिटिक एंजाइम्स। इसके अंदर लिटिक एंजाइम्स होते हैं, लिसिस करने वाले एंजाइम। लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोजाइम्स के हिस्से, यहां पे लाइसोजाइम के हिस्से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम भी आता है ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कोशिका में पढ़ोगे, पढ़ा दिया है क्या? हाँ पढ़ा दिया है। तो वहां से जो कुछ अग्रपिंड में है ना, इसके अंदर लिटिक एंजाइम्स यहां पे भर जाते हैं। क्लियर है बच्चे? इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है ये यहां वाला, ध्यान से देखना, इतना सा, बस इतना सा ये हिस्सा जिसे बोलते हैं नेक, जिसे बोलते हैं ग्रीवा। मैं थोड़ा सा बनाना चाहता हूं ताकि आप समझें उस बात को कि वहां पे मसाला क्या है। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, है ना। मैं एनसीईआरटी से अच्छा बनाता है इसका डायग्राम,
लेकिन बेटा आप लोगों को मैं, मेरे पहले से आदत खराब है, थोड़ी लेक्चर्स में बढ़ा देता हूँ आप लोगों के, तो थोड़ा सा प्रेशर है इसलिए मैं नहीं कर रहा अभी। ये संरचना जो है ना बेटा, ये दिस इज नेक पोर्शन। इस रचना को क्या बोलते हैं? नेक, ग्रीवा। ये है नेक या ग्रीवा। नेक और ग्रीवा के अंदर क्या होता है जरा देखिए। नेक या ग्रीवा को जब आप देखते हैं ठीक से, तो आपको इसके अंदर दिखते हैं तारक केंद्र। तारक का या तारक केंद्र। यहां पे सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल है, बहुत ध्यान से देखना। एक सेंट्रियोल ऐसा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दूसरा ऐसा। ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल आगे के हिस्से में भी ऐसा कुछ बनाएगा। अभी नाम लेंगे हम लोग, अभी नाम लेंगे कि ये क्या बनाएगा, है ना। देखो ये एक ऐसा बनाएगा और एक हेडपीस के आसपास यहां पे पड़ा रहेगा बिल्कुल शीर्ष के साथ। जहां पे क्या है? केंद्र। यहां पे एक, यहां पे है एक, नेक में यहां पे है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्लियर है बच्चे? इसके बाद आता है नीचे का मिडिल पीस। इसके बाद क्या आ जाता है? मिडिल पीस। ये देखो जो मिडिल पीस दिख रहा है आपको, ये जो मध्य खंड दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा क्या है? मिडिल पीस। यानी ये था पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट। मिडिल पीस के बीच में एक लाइन दिख रही है, वो लाइन यहीं से निकली है। यानी यहां पे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स इस सेंट्रियोल से निकलती हैं, जो मिडिल पीस को बीचों बीच से छेद रही हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो दिख रहा है। अगर ये इसको मैं ऐसा कर दूं तो ये यही है, यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की पूरी ऐसी बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले हुए यहां पे। क्लियर है बच्चे? वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं? अरे वो पिलर, जब हम लोग घर बनाते हैं तो बीच में सपोर्ट के लिए छड़ डालते हैं ना, उसके बाद सीमेंट उमेंट और वो जो भी गिट्टी विट्टी का वो करते हैं ताकि वो सपोर्ट रहे। वो सपोर्ट दे रहा है इस मिडिल पीस को। पता है क्यों? क्योंकि इस मिडिल पीस में यहां पे पाई जाती है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है बच्चे? यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। देख मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे पाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा। यहां पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये जो सूत्रकणिका पाए जा रहे हैं, ये सूत्रकणिका पहले नहीं थे। पहले हमने बनाया था कैसा? ऐसा सा, नहीं दिख रहा यहां पे। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले कैसा था? ये ऐसा था मेरे बच्चे। बहुत गंदा बना है। हाँ अब ठीक है थोड़ा। पहले ऐसा था, जब ये निकला था शुक्र जनन नलिका से, तब ये ऐसा था। समझिए हमने क्या बोला? फंक्शनल मैच्योरेशन। जो कार्यात्मक इसका परिपक्वन होता है वो कहां होता है? वो होता है अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है? ये सूत्रकणिका इसके मिडिल पीस बनाती है। सूत्रकणिका, ये वाला जो कार्यक्रम है मिडिल पीस बनाना सूत्रकणिका का, ये कहां पे होता है? ये होता है अधिवृषण के अंदर, ये होता है एपिडिडाइमस के अंदर। और इसे बोलते हैं बेटा हम लोग फंक्शनल मैच्योरेशन, कार्यात्मक परिपक्वन। मतलब अगर अब ये जाएगा ना तो ये कार्यात्मक रूप से परिपक्व है। बहुत इंपॉर्टेंट, परिपक्वन, परिपक्वन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एपिडिडाइमस से क्या हो गया? कार्यात्मक परिपक्वन हो गया। और ये जो नीचे दिख रहा है जिसे पूंछ बोल रहे हैं, ये पूंछ और कुछ नहीं है, वही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकली हैं उसके चारों तरफ जब इसका सिर दबा है तो जो इसके अंदर से जो कोसा द्रव्य फैला है, वो कोसा द्रव्य ये चारों तरफ ये पतली झिल्ली में। भाई सीधी सी बात, जब इसको दबाएंगे तो कोसा द्रव्य के लिए रास्ता बस यही बचा है। जैसे जैसे ये चपटा होता जाए कोसा द्रव्य बढ़ेगा, वो कोसा द्रव्य लंबा होकर थोड़ा और पूंछ बना दिया और इसके चारों तरफ यहाँ पे ये कोसा द्रव्य ही है।
चारों तरफ क्या है, ये कोसा द्रव्य भरा हुआ है। ये जो पिंक कलर का दिखा रहे हैं भाई साहब, ये क्या है, ये कोसा द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब सीधी सी बात है, जब ये साइटोप्लाज्म है तो इसके चारों तरफ एक आवरण होगा, और साइटोप्लाज्म को कौन घेरता है, साइटोप्लाज्म को कौन घेरता है बेटा, सबसे बाहर होगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम बोलते हैं कोशा झिल्ली। यस और नो, क्या होगा, कोशा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इस तरीके से एक पूर्ण रूप से रेडी टू गो, ये कार्यात्मक रूप से क्या है, सक्रिय स्पर्म है, ये जो संरचना बनी है। और अब ये स्पर्म रास्ता लेगा। आपसे पूछा जाता है कि कितने, ये मतलब कौन कौन से रास्ते से होके ये जाएगा। एक बार हम लोग फटाफट कर ले, मैंने वहां तो समझा दिया। सूक्ष्मदर्शी से देखा तो 4 संरचनाएं मिली। कितनी संरचनाएं मिल गई भैया, 4 संरचनाएं मिली। कौन कौन सी मिली, एक मिल गया हेड, शीर्ष भाग, दूसरा मिल गया इसका गर्दन के अंदर क्या था, सेंट्रियोल थे। तीसरा मिल गया मिडिल पीस के अंदर क्या था, कुछ नहीं, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया थी, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसे ऊर्जा घर बोलते हैं। चौथा हिस्से में पूंछ मिल गई। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया को आवृत्त किए रहती है। भाई शुक्राणु भी एक कोशिका है, शरीर के अंदर बनी एक कोशिका, और कोशिका की झिल्ली कौन होती है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा, छोड़ दिया मैंने, क्लियर है। मेन चीज सुनिए क्या कहानी है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक न्यूक्लियस होता है, तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्रोसोम कहते हैं। यहां पे बोल रहा है कि यहां पे एक तो न्यूक्लियस है, बिल्कुल ठीक है, केंद्रक है, वहां होगा, कोशिका है तो केंद्रक होगा, और उस कोशिका के ऊपर ये है हिस्सा जिसे कोनिकल शेप का होता है, ये शंकु आकार, तिकोनासा शंकु आकार संरचना होता है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, लेटिक एंजाइम। जरा पढ़ो, जो कैसा है, जो प्रकिंडो एंजाइम से भरा होता है, जो प्रकिंडो या एंजाइम से भरा होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। जब निषेचन करेंगे वहां पे देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, जो अंडाणु के क्या करेंगे, निषेचन में क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। समझ में आ गया बच्चे। आगे देखें, शुक्राणु के मध्य खंड में इन्होंने एक चीज छोड़ दिया है, लेकिन मैंने बताया है, इन्होंने ग्रीवा की बात नहीं की। ग्रीवा में क्या है, ग्रीवा के अंदर 2 तारक केंद्र है। ग्रीवा के अंदर क्या है बच्चे, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। देखो जरा क्या है, शुक्राणु के मध्य खंड में जो मिडिल पीस है, असंख्य सूत्र कणिकाएं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो इसके जो नीचे की हिस्से है, जो पूंछ है, उस पूंछ को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसी ऊर्जा की मदद से स्पर्म जो है वो गतिशील होता है, मोटाइल होता है। समझ लो भैया, पहले कभी ना कभी तो पढ़ा होगा मादा जननांग के बारे में। मादा जननांग के अंदर क्या होता है, दिखाऊंगा कि क्यों जरूरत पड़ती है। मादा जननांग के अंदर जो अंड कोशिका है वो बनती कहीं और है, अंड कोशिका कहीं और बनती है, और उस अंड कोशिका को लेके आना पड़ता है। उस अंड कोशिका को वहां पे पूरी एक पाइप है, फेलोपियन ट्यूब, उस फेलोपियन नलिका के अंदर वहां पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसकी मदद से उसको लेके आना पड़ता है आगे। एक तरफ से आगे आती है अंड कोशिका और एक तरफ से आगे जाता है हमारा स्पर्म, तब जाके दोनों का फ्यूजन होता है और तब होता है निषेचन। तो स्पर्म को बहुत ज्यादा गतिशील होना पड़ता है जाने के लिए। आपको मजाक लगता है बच्चे पैदा करना इंसान का? नहीं है मजाक। स्पर्म बनने के बाद इस स्पर्म को वहां पे फेलोपियन नलिका के अंदर जहां पे अंड कोशिका है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सिखाऊंगा, बस अभी समझ लीजिए कि शुक्राणुओं के अंदर जो गतिशीलता है, शुक्राणु जो चलते हैं, वो चलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा उन्हें ऊर्जा घर से मिल रही है। हमने पढ़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया
बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया यानी बहुत सारी ऊर्जा इसके पास होती है। समझ में आया बच्चे?